सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर श्री विक्रमजीत सिंह जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू चैप्टर के चेयरमैन श्री राहुल सहाय जी, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अरुण मनहास, देव माल्या बनर्जी, इंडस्ट्री लीडर्स, बैंकर्स, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, एमएसएमई और इस सेक्टर के विकास पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, बैंकिंग के लीडर्स और अन्य महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने और एमएसएमईज के सामने चुनौतियों और संभावनाओं पर संवाद आयोजित करने के लिए मैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे सभी साथी हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे प्रसन्नता है जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इस अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से जुड़ा हुआ है। यह एमएसएमई के विकास को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। एक ऐसा विकास जो समावेशी भी हो, पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल भी हो और एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरतों के आधार पर केंद्रित हो। ये सच है कि इस देश में पिछले 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर में एक नई क्रांति आई है जिसने भारतवर्ष के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में मदद किया है। खासतौर से कोविड के पश्चात पूरी दुनिया में एमएसएमईज का ग्रोथ मोटे तौर पर अवरुद्ध हो गया था। भारत में भी 2020-21 में एमएसएमईज ने कुल 3.95 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन मैं कहूं कि सरकार की नीतियों, दूरदर्शिता और अनेक निर्णयों के कारण एमएसएमई सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के संकल्प, बैंकिंग सेक्टर के सपोर्ट और सभी स्टेक होल्डर्स की मेहनत से 4 वर्ष के भीतर मैं देख रहा हूं कि पूरा परिदृश्य बदल गया है। 24-25, 24-25 में एमएसएमई का एक्सपोर्ट लगभग 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस सेक्टर ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, इकॉनमी को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने में एमएसएमईज की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोविड पैंडेमिक के दौरान एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। 19-20, 19-20 तक एक्सपोर्ट करने वाली एमएसएमईज यूनिट्स की संख्या लगभग 52,000 हुआ करती थी, लेकिन मई 2024 में जो सर्वे हुआ तो एक्सपोर्ट करने वाली एमएसएमईज की कुल संख्या आज इस देश में बढ़कर 1,73,000 से ज़्यादा हो गई है। ये आंकड़ा भी इस बात का संकेत है कि ग्लोबल ट्रेड में भारत का प्रभाव और भारत की हिस्सेदारी ये दोनों बढ़ रही है। क्योंकि एमएसएमई से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स यहाँ मौजूद हैं, इसलिए विशेष रूप से उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहूँगा कि बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन और अपग्रेडेशन का एक बड़ा लक्ष्य ये भी होता है कि इंटरप्राइजेज का अपग्रेडेशन भी हो, माइक्रो और स्मॉल यूनिट को मीडियम इंटरप्राइज बनाने में मदद भी दी जाए। और इस दिशा में भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं, नई नीतियां और कई इंटरवेंशंस ऐसे किए गए हैं जिससे वो स्केल अप किए जा सकें। आपको जानकर हैरानी भी होगी और प्रसन्नता भी होगी, पिछले 5 वर्षों में 6,142 माइक्रो इंटरप्राइजेज
मीडियम इंटरप्राइजेज में बदल गए हैं तथा 43,840 स्मॉल इंटरप्राइजेज आज मीडियम इंटरप्राइजेज के रूप में स्केल अप हुए हैं। ये आंकड़ा भी इंगित करता है कि इंटरप्राइजेज में अवसरों के साथ साथ आगे बढ़ने और परिवर्तन की एक नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा जो भारत की इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, शुभ संकेत है, प्रारंभ हो गई। अगर 23-24 के कुल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसमें एमएसएमई प्रोडक्ट्स का हिस्सा लगभग 45.73% रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जब 31 मार्च को इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आएगी तो मुझे पक्के तौर पर यकीन है कि ये आंकड़ा जो है इस रिकॉर्ड को भी जरूर क्रॉस करेगा। मैं समझता हूं ये आंकड़ा एमएसएमईज के बढ़ते मार्केट के साथ साथ इस बात का भी प्रमाण है कि ग्लोबल प्लेयर्स का भारत में मौजूद संभावनाओं में आस्था और विश्वास ये दोनों पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में तमाम अनिश्चितताओं के बीच भारत वैश्विक जगत के लिए एक आशा की किरण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं अभी पिछले एक हफ्ते से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जिस प्रकार की उथल पुथल चल रही है उसमें भी सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के कारण विश्व की बड़ी से बड़ी इकॉनमी आज भारत की ओर देख रही है। ऐसी स्थिति में एमएसएमईज के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा और इनोवेशन को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि मैनेजमेंट और स्किल पर भी ध्यान हमें ज़्यादा देना होगा ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इनोवेशन कल्चर को सही तरीके से एमएसएमईज के ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जा सके या नियंत्रित किया जा सके। मैं जानता हूं कि अलग अलग स्टेट तथा अलग अलग यूटीज़ में इंटरप्रेन्योर्स के लिए विभिन्न तरह की चुनौतियां भी हैं, लेकिन सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक भिन्नताओं के बावजूद कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हर जगह हैं और एक तरह से मैं कहूँ कि कॉमन है। अक्सर हम सुनते हैं कि समय पर ऋण नहीं मिला, विशेष रूप से हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर में फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी का सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ता है। दूसरी बात सुनाई पड़ती है कि साहब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग की बड़ी समस्या है, लो प्रोडक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल का अभाव है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अनेक इस तरह की बातें हम सुनते हैं। इस तरह की बहुत सी चुनौतियां अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि एमएसएमईज ने बड़ा बदलाव 10-11 सालों में देखा है और जिन समस्याओं का जिक्र मैंने पहले किया उसके समाधान की दिशा में काफ़ी प्रयास हुए। एक ऐसा इंडस्ट्री फ्रेंडली वातावरण विकसित हो रहा है जो आने वाले दिनों में विकसित देशों का आराम से मुकाबला कर सकेगा। आज की तारीख में भारतवर्ष में 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज ऑपरेशनल हैं और लगभग 25 करोड़ लोगों को इसके कारण रोजगार मिला हुआ है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर देखें तो लगभग 39% स्किल्ड आबादी को इसी सेक्टर में रोजगार मिला है। इस ग्रोथ के पीछे एक पूरी तरह का रिफॉर्म सिस्टम काम कर रहा है और अगर आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो पिछले वर्ष क्रेडिट गारंटी के तहत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए यूनिट्स को दिए गए हैं। इस वर्ष भी जिसका जिक्र भी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने किया, खासतौर से हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने, एमएसएमईज को मजबूत करने और स्केल अप करने तथा दक्षता बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
यहाँ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स मौजूद हैं और उन्हें ये बात पता है कि कोविड पैंडेमिक के पश्चात एमएसएमई के एनपीए में बड़ी भारी गिरावट आई है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो इस सेक्टर का एनपीए जहां 11% हुआ करता था, वहीं पिछले साल ये 4% पर आ गया है। ये एक सुखद संकेत है। आप सब वाकिफ़ हैं कि एमएसएमईज इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट में भी एक व्यापक नीतिगत परिवर्तन हुआ ताकि रिवाइज क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, बेहतर रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन और अधिक रोजगार में ये सहायक हो सके। मुझे उम्मीद है कि आज बैंकिंग सेक्टर के जो साथी इस पैनल में चर्चा के दौरान रहे होंगे, उन्होंने इन बिंदुओं पर जरूर प्रकाश डाला होगा। किस प्रकार से भारत सरकार के प्रयत्नों के कारण ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया जा सका है, कैसे उन्हें सुलभ तरीके से आर्थिक मदद दी जा सकी है, माइक्रो तथा स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए इसी दौरान हुआ। स्टार्टअप्स की गारंटी कवर को भी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए इसी समय में हुआ है और 27 प्रियॉरिटी सेक्टर्स में ऋण के लिए जो फ़ी है उसमें 1% की कमी कर दी गई है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जा रहा है। जितने भी एक्सपोर्टर एमएसएमईज हैं, टर्म लोन 20 करोड़ होगा और गारंटी कवर भी उनका बढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में अनेक फोरम में ये बात मैंने भी दोहराई है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की एक मांग सुनी थी कि उन्हें भी किसान भाइयों की तरह क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो उनके पास वित्तीय लाइफलाइन मौजूद रहे। 25-26 के वित्तीय वर्ष में वह मांग भी भारत सरकार ने पूरी कर दी है और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसकी शुरुआत इस वर्ष में हो गई है और 10 लाख कार्ड इस साल वितरित किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह के ऐसे अनेक निर्णय हैं जो आने वाले वर्षों में एमएसएमईज में एक नई क्रांति को जन्म देंगे और विकास को बहुआयामी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में हमारे साथियों ने, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने आपसे चर्चा की है। पिछले 4-5 वर्षों की यात्रा पर अगर कोई नज़र डालेगा तो मुझे लगता है कि उसे ज़रूर ये बात समझ में आएगी कि जिस तरह की चुनौती यहाँ थी, उस चुनौती से रास्ता बनाना ये कठिन काम था, लेकिन सभी साथियों ने मिलकर के रास्ते बनाए हैं और मैं कह सकता हूँ कि उसका असर अब दिखाई पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत ही कम था। अगर मैं कहूँ कि नदारद था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इसलिए इंटरप्राइजेस का इकोसिस्टम बड़ा ही सीमित दायरे में सिमटा हुआ था। आप स्वयं इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबे कालखंड में जो इन्वेस्टमेंट था प्राइवेट सेक्टर का, वो बड़ा सीमित था। युवा एंटरप्रेन्योर बनने के बजाय सरकारी नौकरी ढूंढना ये प्राथमिकता हुआ करती थी और अभी भी लगभग 5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉई जम्मू कश्मीर जैसे छोटे यूनियन टेरिटरी में हैं और अगर बाकी राज्यों या यूटी से हम तुलना करें तो वो संख्या काफ़ी बड़ी है। मैं मानता हूं कि कोई भी क्षेत्र, राज्य या यूटी तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जीवन मरण का प्रश्न न बना ले। तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, अनेक राज्यों का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ तो कई ऐसे राज्य हमारे देश में हैं, अनेक सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग हैं जो नौकरी को ही अब हेय दृष्टि से देखते हैं।
एक बार घर में बच्चे ने इंजीनियरिंग भी कर ली तो उसे भी कहा जाता है कि तुम नौकरी के बजाय अपना बिजनेस शुरू करो। और ये आज की बात नहीं है, ये प्रथा लंबे समय से उन राज्यों में प्रारंभ हो गई थी। यहाँ का रिवाज थोड़ा उल्टा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भी लड़का क्लास 4 की नौकरी एडवर्टाइज हो तो उसमें भी अप्लाई करता था। सब इंस्पेक्टर का एडवर्टीजमेंट हो तो उसमें भी अप्लाई करता था और इंतज़ार करता था कई साल कि जब एसएसबी या पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवर्टीजमेंट होगा तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। इस सोच ने काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने का काम किया और इसलिए मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 4-5 वर्षों में किया उसका असर अब धीरे धीरे पड़ने लगा है। मौजूदा इंटरप्राइजेज के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कोविड के दौरान दिया गया था, आते ही 2020 में ही, ताकि वो खड़े हो सकें। जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार या जम्मू कश्मीर प्रशासन की थी उनसे भी ढेर सारे छोटे छोटे उद्यमी गांव स्तर पर बन सकें, इसका भी काफ़ी प्रयत्न हुआ। चाहे वो मिशन यूथ हो या बैक टू विलेज में एक प्रोग्राम ये भी रहता था कि हर पंचायत से कुछ नौजवानों को आइडेंटिफाई करना, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, ताकि वो अपने गांव में, गांव के आसपास कोई उद्यम चला सकें। और मुझे लगता है कि ऐसे अनेक लोग हैं जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी संख्या है। और अगर मैं सही कहूं तो मुझे लगता है कि 6-7 लाख से कम ऐसे नौजवान और नौवतियाँ नहीं होंगी जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख इस तरह के ऋण लेकर के आज अपना और बैंकों का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी मदद की। जिस दिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे थे, 26 जनवरी को, जिस साल 75 वर्ष पूरा हुआ था, तो जम्मू में कार्यक्रम था और 25 को एक साथ 75,000 नौजवानों को आर्थिक सहायता सामूहिक रूप से देने का काम यहीं जम्मू में हम लोगों ने किया। उसके नेक्स्ट ईयर ये संख्या 90,000 से ऊपर हो गई। निवेश के बारे में मेरे साथियों ने बताया, मैं टाइम जाया नहीं करूँगा। अच्छी तादाद में यहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। प्रपोजल्स अभी भी हैं, वो कैसे जल्दी से जल्दी ज़मीन पर हकीकत के रूप में बदलें, इसकी कोशिश हुई है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो परिवर्तन है उसके बारे में हमारे साथियों ने बता दिया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। बट कनेक्टिविटी का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। उस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी, जो किसी दिन इस महीने में कश्मीर से कन्याकुमारी रेल से जुड़ जाएगा, एयर कनेक्टिविटी हो, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। अगर मैं एक छोटा उदाहरण दूँ, जब मैं आया था पहली बार जम्मू से श्रीनगर बाई रोड गया था तो 8.5 घंटा लगा था, जबकि पूरा स्कार्ट और काफिला था। अब लोग बिना स्कार्ट काफिले के कोई भी 4-4.25 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंच जा रहा है। और मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के अनेक प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर में भी बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आवे, क्योंकि एक बड़ी आबादी, मोटे तौर पर 70% यहाँ की आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। उसमें भी कैसे उद्यम स्थापित हो सकते हैं, इसके लिए भी एक सोच समझ करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर में बना, जिसका एक लक्ष्य था कि 5 वर्षों में जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की जीडीपी को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है, उसे कैसे
डबल कर दिया जाए। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एक बार प्रोग्राम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया तो वो डबल नहीं होगा, 2.5 गुना जरूर बढ़ेगा, ऐसा मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। अभी मिशन युवा एक कार्यक्रम बना है और उसमें उद्यमशीलता को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। 1,37,000 नए इंटरप्राइजेस कैसे विकसित हों यहाँ के युवाओं के द्वारा, और मोटे तौर पर 4-4.5 लाख युवा इससे रोजगार पा सकें, इस दिशा में भी काम हुआ है। PM EGP के बारे में हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया है आपको। उसमें केवल एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की 1% है, और जैसा इन्होंने बताया कि 3 साल से प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर इज़ नंबर 1 इन द कंट्री, तो ये बड़ी उपलब्धि है। अनेक ऐसे स्थान हैं जिनकी चर्चा जम्मू कश्मीर में दूसरे कारणों से होती थी। पुलवामा का नाम सभागार में बैठे हुए लोग जो बाहर से आए वो दूसरे कारणों से जानते रहे होंगे, लेकिन आज पुलवामा में 6,000 से ज़्यादा यूनिट स्थापित हो गई है। पुलवामा की ये उपलब्धि है। पॉलिसी के लेवल पर, चाहे वो प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी हो, स्टार्टअप की पॉलिसी हो, अनेक चीज़ें प्रशासन ने किया है। और एक सवाल ये है कि जो भारत सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई थी, उसकी कंटिन्यूटी का भारत सरकार की ओर से ये आश्वासन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो बातचीत है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमें भी लगता है कि वो फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भारत सरकार जरूर सहायता करेगी। बाकी जो सुझाव आपके कॉन्क्लेव में उभरे होंगे वो विक्रमजीत जी और उनकी टीम उस पर जरूर गौर करेगी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि किसी को भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कभी उत्साह में लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इन्वेस्टर्स का हौसला थोड़ा पस्त पड़ने लगता है, और ये प्रयास मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए भी खतरनाक होगा, रोजगार सृजन के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो एक दिन में बनता नहीं है, बड़ा समय लगता है। तो जिस लेवल पर आज एक वातावरण बना है, मैं समझता हूं कि अगर किसी एक्शन से वो उसको नुकसान पहुंचेगा तो शायद इतिहास दर्ज करेगा ऐसे लोगों को कि जम्मू कश्मीर जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे पीछे ले जाने में ऐसे इन लोगों ने योगदान किया। MSME के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम और GDP में उसका योगदान लगभग 30% यहाँ भी है। छोटे छोटे इंटरप्राइजेज में ही वो संभावना है कि वो विकसित भारत के बड़े बड़े सपने को हकीकत में बदल सकें। MSMEs की प्रगति से ही जम्मू कश्मीर और देश की प्रगति हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी PV सेल्स, लेदर सेक्टर, EV बैटरीज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी अब MSME कैसे आगे आवे, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जिससे स्थानीय मांग की आपूर्ति संभव हो सके। मैं इस कॉन्क्लेव में सकारात्मक चर्चा के लिए आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।